अब आप मुझे बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। ठीक है, तो चलो बताओगे कैसे, आप टाइप करोगे, बट मैंने ये स्क्रीन शेयर की है तो वहां जाऊंगा तो उसका ही गड़बड़ हो जाए, तो आप लोग टाइप कर देना, मैं बाद में देखूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड जेनेसिस क्या है, देखो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया कैसा देश है, क्या इंडिया एक यूनिक कल्चरल है, क्या इंडिया में एक ही कल्चर है, क्या यूनिक रिलीजियस है, क्या इंडिया में एक ही रिलीजन है, क्या ये सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, इंडिया इज ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग एथिनिसिटी है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन भी है। इंडिया में हर एक धर्म के लोग रहते हैं ना, मल्टी रिलीजन सोसाइटी है। तो देखिए हमारी जो पुराना कल्चर था उसमें क्या था कि अलग अलग रिलीजन में कुछ कुछ चीजें अपने रिलीजन के अनुसार बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैरिजेस, ठीक है, और अडॉप्शन, और और क्या हो जाएगा जैसे डिवोर्स, और इनहेरिटेंस, जैसे प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अलग अलग धर्म की अलग अलग है, ठीक है। इसके और ये सिविल नेचर के हैं सारे, ये आप ध्यान रखिए कि ये सब सिविल नेचर के हैं। क्या इसके भी कोई और है कंट्रास्टिंग, तो हाँ कुछ चीजें क्रिमिनल नेचर की होती हैं, जैसे कि आपने कोई चोरी कर दी, और जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर्डर हो गया। ये क्या है, ये कैटेगराइज करा रहा हूं आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आगे मैं इसको समझाऊंगा आपको रिलेट करके, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर कोई चोरी करता है तो क्या हम उसको पूछते हैं कि आपका रिलीजन क्या है, उसको पूछते हैं कि आप किस कल्चर के हो, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, नहीं ना। चोरी अगर करे, एक्सीडेंट में मान लीजिए किसी गलती से या जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट कर दिया या मर्डर कर दिया, तो हम नहीं ना किसी को पूछ सकते हैं कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, या फिर हम ऐसा रख दें कि अच्छा एक रिलीजन का इंसान अगर कुछ ये क्राइम करता है तो उसके लिए अलग सजा है, दूसरे रिलीजन का कोई अगर क्राइम करता है तो उसके लिए अलग सजा है, ऐसा नहीं ना करते हैं। तो क्रिमिनल केसेस का क्या रहता है कि ये चाहे आप किसी भी एथनिसिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, आपकी ये सारी चीजें जो है ये सेम ही सेम है। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारी ह्यूमन राइट्स को रिलेट करते हैं, और अगर आप एक सीलिंग एक फ्लोर हमने जो रखा हुआ है उसको वायलेट करोगे तो फिर कुछ भी नहीं देखा जाता। लेकिन अभी भी कुछ सिविल नेचर की चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपके कल्चर से जुड़ी हुई है। तो कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, प्रोटेक्ट भी करना चाहिए कल्चर को। तो कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया है कि आज भी जो सिविल नेचर है जैसे इनहेरिटेंस, डिवोर्स, मैरिज, अडॉप्शन, ये आपके रिलीजन में अगर अलग तरीके से होता है तो आज भी वैसे ही गवर्न होता है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे हिंदूज में मैरिज होती है, ठीक। तो जो हिंदूज मैरिज होती है ये इसमें कवर होती है अंदर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1950। जो मुस्लिम्स में मैरिज होती है ये इसके लिए मुस्लिम्स का अलग लॉ है, मुस्लिम लॉ की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए। हिंदूज में सिर्फ हिंदू नहीं आते हैं, इसमें बाकी भी आ जाते हैं, जैसे सिख्स, आपके जैन, आपके बुद्धिस्ट। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो है सेम लॉ चलता है हिंदू मैरिज एक्ट वाला। बाकी मुस्लिम्स हैं इनका अलग चलता है मुस्लिम लॉ, और क्रिश्चियंस हैं इनका अलग चलता है क्रिश्चियन लॉ। तो ऐसा हो गया है कि आज की डेट में डिवोर्स, इनहेरिटेंस, मैरिज, अडॉप्शन अलग अलग रिलीजन में अलग अलग हिसाब से हो रहा है। तो एक क्योंकि हमारी सोसाइटी काफी डेवलप हो रही है, हम लोग लिबरल हैं और सोसाइटी आज की डेट में चेंज हो चुकी है, तो अब एक आवाज उठ रही है कि क्यों ना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है कि सबके लिए सेम। मान लीजिए जैसे हमने पहले मर्डर के लिए रखा था, तो चाहे अगर कोई मर्डर करे तो क्या हम उसको पूछते हैं कि आपका रिलीजन कौन सा है? नहीं, हम सबके लिए सेम रखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे डिवोर्स है तो हम सेम ही प्रोसीजर बनाएंगे डिवोर्स के लिए। अडॉप्शन, इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है, ठीक है। होगा कि एक एंशिएंट टेक्स्ट में हमारा है मिताक्षरा और दया भाग, हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि व्हाई कल्चर रिलेटिविज्म इज नॉट अडेप्टेड विद ह्यूमन राइट्स।
ठीक है, या फिर जो एक्सट्रीम केस ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म आ जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो पहले प्रैक्टिस की जाती थी, जिसमें क्या होता था कि फीमेल्स हैं इनको प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करवाई जाती थी। लेकिन आपने देखा कि लास्ट ईयर हमारे एक कोर्ट ने एक नया फैसला दिया, ठीक है, एक नया लॉ बना, जिसमें क्या किया गया कि अब जो फीमेल्स हैं, जो विमेन हैं, इनको भी प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार मिलेगा अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी में। तो धीरे धीरे इनहेरिटेंस जैसी चीजें या डिवोर्स, मैरिज, ये सब कुछ ऑप्शन, ये हम रिलीजन से अलग होके अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी आर्टिकल 44 जो है ये पहले से पड़ा हुआ। ठीक, तो आर्टिकल 44 आप मुझे बताइए किसका पार्ट होगा? फंडामेंटल राइट का होगा, डीपीएसपी का होगा, या फंडामेंटल ड्यूटी का होगा? जी हाँ, तो ये डीपीएसपी का पार्ट होगा। ठीक है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल होता है। तो यानी कि उस टाइम पे कुछ चीजें ऐसी थी जो गवर्नमेंट इनिशियली एकदम शुरू से जब इंडिया आजाद हुआ इसको नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने डीपीएसपी में रखा हुआ। अगर डीपीएसपी में कोई चीज पड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो हमारी गवर्नमेंट से ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर, इन कमिंग फ्यूचर, कभी ना कभी वो इसको क्या करेंगे, इसको एक्ट बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये क्यों न्यूज में है, क्या चल रहा है और उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो पढ़िए आप वाई इन न्यूज। Recently, a private member bill titled UCC in India Bill 2020 was introduced in Rajya Sabha. तो यानी कि राज्यसभा में किसी ने बिल इंट्रोड्यूस किया है, बिल पास नहीं हुआ है, बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ। देखते हैं अब इसमें क्या लिखा हुआ, क्या है यूसीसी। यूसीसी रेफर्स टू द सेम सेट ऑफ सिविल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक ही लॉ होगा और हर सिटीजन पे वही एप्लीकेबल होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपका रिलीजन क्या है। कौन कौन से मैटर्स में, मैरिज, डिवोर्स, कस्टडी, किसका होगा? कस्टडी ऑफ चाइल्ड होगा। डिवोर्स के बाद मान लीजिए कि किसी का बच्चा है तो फिर वो बच्चा किसके पास रहेगा? मदर या फादर, जो भी। फिर अडॉप्शन, अगर आप कोई एक को अडॉप्ट करते हो तो अलग अलग रीजन में अलग अलग सिस्टम। एंड इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी आप किस तरीके से इनहेरिट कर, तो इन सब चीजों के लिए अभी अलग अलग लॉज हैं एज पर अवर रिलीजन। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद एक ही लॉ बन जाएगा तो चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। हमारे में आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी में है इसमें ऑलरेडी ये चीज दी हुई है। ठीक है, अब आपको पता है कि डीपीएसपी क्या है, आपके नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, यहीं पे ये लिखा हो। ऑल्सो पर्सनल लॉज कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, अब कॉन्करेंट लिस्ट जिन बच्चों को पॉलिटी का आइडिया नहीं है उनको बता दूं तो हमारे शेड्यूल 7 इसमें क्या होता है कि 3 लिस्ट होते हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और साथ में कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट और सेंटर या यूनियन बोल दो उसको, ये दोनों ही लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल लॉज पे अगर सेंटर चाहे तो पूरे देश में लॉ बना सकता है, लेकिन बनाता नहीं है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उन्हें पता है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो सकते हैं। तो अगर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता है, आप जानते हो कि जो वोट बैंक होता है ये हर्ट होता है। तो कोई भी जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती है कि उसके कोई भी इंटरेस्ट जो है वो वायलेट हो। ठीक है, तो इस वजह से हमने अभी तक इसको लॉ में तब्दील नहीं किया है ऑल ओवर इंडिया। किसी किसी स्टेट में है लेकिन ऑल ओवर इंडिया नहीं। ठीक है, तो करंट स्टेटस क्या है पर्सनल लॉज का इंडिया में? तो देखो वही एग्जांपल देके आपको दिखना है कि हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो ये जो चीज हमने यहाँ पे ऊपर देखी है, कुछ सब्जेक्ट्स हमने देखे कॉन्करेंट लिस्ट वाले, वो सर कि हिंदूज के लिए अलग बना रखे। द टर्म हिंदू ऑल्सो इंक्लूड्स सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। ये चीज आपको प्री इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, प्री पूछा जाएगा आपको, बहुत बेसिक सवाल है लेकिन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब मुस्लिम कम्युनिटी में देख लीजिए क्या है। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉज आर एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया इन एक्ट्स सच एज शरीयत एप्लीकेशन एक्ट एंड डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो ये देखिए, ये शरीयत एप्लीकेशन और डिसोल्यूशन, ये डिवोर्स के लिए हो गया, और ये दोनों देखिए शरिया लॉ फॉलो हो रहे हैं फॉर मुस्लिम रिलीजन। तो दोनों के लिए अलग अलग है, डिपेंडिंग कि आप किस रिलीजन से हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर इंटरफेथ मैरिज होती है, ठीक है, इंटरफेथ, जैसे कि मान लीजिए एक जो कपल है उसमें जो हस्बैंड है, लेट्स से ही इज मुस्लिम, और जो वाइफ है शी इज हिंदू, या फिर शी इज क्रिश्चियन, या फिर कोई भी, हिंदूज में सारे आ जाएंगे, बाकी सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट। तो उनकी जब शादी करनी है तब क्या रखेंगे? तो आप मुझे बताओ कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के अंदर होगा? सोच के बताओ, मुझे टाइप करके बताओ।
तो देखो मैं खुद ही बता देता हूं आपको, इस केस में एक स्पेशल एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट एक सेकुलर एक्ट है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि एनी टू पर्सन कैन मैरी, ये वाला। तो अंडर विच इंटर रिलीजन मैरिजेस कैन टेक प्लेस, तो अगर इंटरफेथ मैरिजेस होंगी तो उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा जाएगा। और दूसरा गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, ये भी उसी तरीके से, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गार्जियन। तो देखो ये दोनों सेकुलर नेचर के हैं, आपको बोला जाएगा कि तो ये हमारे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हमें क्या चाहिए, इसी तरीके के बाकी लॉज भी बनाए कि बेस्ड ऑन रिलीजन ना हो। स्पेशल मैरिज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं और इसका डायमेंशन ओपन करता हूँ। देखिए आप सब लोग जानते हैं अभी क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली एक इशू चल रहा है सेम सेक्स मैरिजेस। ठीक, तो इसमें वो कह रहा है, आप लोग जानते हो कि इससे पहले एक केस आया था नवतेज जौहर का। नवतेज जौहर ने कोर्ट में आर्टिकल जो हमारा 377 था, सेक्शन 377 आर्टिकल में आईपीसी का, इसको इन्होंने डिक्रिमिनलाइज कराया था। ये है क्या, ये था आपका होमोसेक्सुअल रिलेशंस। तो इसमें क्या था कि इससे पहले कि अगर इंडिया में कोई भी होमोसेक्सुअल रिलेशन जो था, ये कोर्ट में अगर कोई चैलेंज करता है या पाया जाता है तो वो एक क्राइम था अंडर आर्टिकल 377। तो बाद में किया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, इसको क्या किया गया, इसको चैलेंज कर दिया गया और उसको हटा दिया गया। इसी तरीके से अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि सेम सेक्स मैरिजेस पे डिबेट चल रही है। अब देखो इसको डिक्रिमिनलाइज तो कर दिया, लेकिन अब क्या ये शादी करेंगे? अगर ये शादी करते हैं, ये शायद 477, मुझे चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मुझे, क्या मुझे भी रिकॉल नहीं है। तो आज की डेट में अगर इनके बीच में शादी होती है तो क्या वो चीज वैलिड है, क्या वो शादी मानी जाएगी? सेम क्वेश्चन, सेम पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसके गवर्नमेंट को पूछा। उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा कि आप बताइए कि सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ करना है कि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अगर जैसे हिंदू मैरिज, तो हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ था मेल एंड अ फीमेल इनकी शादी होती है, और शिया में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, शिया शरीयत लॉ में भी ऐसे ही लिखा हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक काफी सारा प्रॉब्लम में आ गई जुडिशरी, और जुडिशरी ने फाइनली गवर्नमेंट से पूछा। गवर्नमेंट ने अभी अभी रिपोर्ट भेजी है कोर्ट को, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि नो, सेम सेक्स मैरिजेस को इंडियन ट्रेडिशन के अगेंस्ट बोला, और बोला कि हम इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, इंडिया का जो ट्रेडिशन है ये वायलेट होता है सेम सेक्स मैरिज से, हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, क्या सेम सेक्स मैरिजेस पॉसिबल हैं अभी का एग्जिस्टिंग एक्ट जो है, तो देखो उसके पीछे जो ये स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो ये जेंडर न्यूट्रल है। इसमें लिखा हुआ है एनी टू पर्सन्स, तो पर्सन जो वर्ड है ये जेंडर न्यूट्रल है। तो अगर कोई चाहे तो लॉ को इंटरप्रेट करके यहाँ पे शादी कर भी सकता है, जैसे फीमेल फीमेल मैरिजेस, मेल मेल मैरिजेस। फीमेल फीमेल मैरिजेस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, न्यूज में पाई जाती है, न्यूज ऑफ सुडान, ये हमने, अच्छा आपको तो कहाँ ही पढ़ाया होगा, ये एंथ्रो में पढ़ाया। और मेल मैरिज कहाँ पाई जाती है? अजांडे ऑफ सुडान ऑफ अफ्रीका। इन दोनों को स्टडी किसने? इवान प्रिचार्ड ने। ये मैं एंथ्रोपोलॉजी सीख बता रहा हूँ सिर्फ उन बच्चों को जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी केस स्टडी निकल के आ जाती है मैरिज। तो मैरिज हम लोग अलग से भी पढ़ते हैं इन एंथ्रोपोलॉजी, हमारा अलग से चैप्टर है, तो आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि गोवा जो है ये इकलौती ऐसी स्टेट है, ओनली स्टेट इन इंडिया विद क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कोड चलता था, पोर्चुगीज सिविल कोड, एंड इट कंटिन्यूड, तो बाद में भी इसको कंटिन्यू किया गया। और आज की डेट में, और इसके अलावा बाकी स्टेट्स हैं जो धीरे धीरे बिल्स पास कर रही हैं और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में भी डालती हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसके अकॉर्डिंग काम करें। तो ठीक है गाइस, आई होप कि ये दोनों चीजें आपको काफी इन डेप्थ हमने डिस्कस कर ली हैं, दो न्यूज। आपको यहाँ से एक जनरल आइडिया मिलेगा, आपको ये नहीं सोचना है कि हमने कितनी न्यूज कवर करनी है। अगर मैंने आपके साथ ये दो न्यूज कवर करी तो आपको यहाँ से बैकग्राउंड पता चलेगा, थोड़ा सा पढ़ने का आइडिया पता चलेगा कि हमें कैसे इन डेप्थ चीजें पढ़नी है, कैसे इन सबको अलग अलग जगह पे जाके रिलेट करना। तो अगर आप इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे तो आपका कोई भी जो है ये मिस
नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम इसको और आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा।